हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैटिस वाइब्रेशंस इन मोनो एटॉमिक वन डायमेंशनल चेन, 1D चेन जिसको मैंने लिखा है। हम ये क्यों ले रहे हैं? देखो, अगर हमें लैटिस वाइब्रेशंस को समझना है ना, यानी हमें एक क्रिस्टल में एटम्स की जो वाइब्रेशंस हैं उनको अगर हमें समझना है तो हमें कोई ना कोई मॉडल बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा मॉडल चुनना पड़ेगा जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि होता क्या है, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकी। तो अब ये एक क्रिस्टल लैटिस में, एक क्रिस्टल में जो वाइब्रेशंस होती है, लैटिस वाइब्रेशंस, उसको समझने के लिए जो सबसे सिंपल मॉडल है वो है वन डायमेंशनल चेन। और यहाँ पे हम ले रहे हैं मोनो एटॉमिक वन डायमेंशनल चेन। इसको हमें समझना है पहले। मोनो एटॉमिक का मतलब ये नहीं है कि ये एक एटम है, सिंपल वन एटम। मोनो एटॉमिक का मतलब यह है कि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स है इस चेन में। क्लियर? और ये सभी एटम्स जो है ये एक जैसे हैं, ठीक। इनका मास सबका सेम है, कांस्टेंट मास है, दैट इज m, ठीक। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस चेन में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज a, जिसको हम कहते हैं लैटिस पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं? लैटिस पीरियोडिसिटी, या बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे हम तो सिंपली बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल लेते हैं ना, तो पहले हम इससे समझेंगे। फिलहाल हम इनको समझेंगे कि दिज आर बॉल्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये सब बॉल्स एक जैसे हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं स्प्रिंग्स से। और जब आप ये पूरा समझेंगे तो उसके बाद में आप इसको दोबारा देखना और कंसिडर करना कि उसमें ये एटम्स हैं और ये जो बीच में है ना, ये स्प्रिंग्स, दीज आर एक्चुअली बॉन्ड्स। तो अगर मैं इसका जो सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो देखूंगा, ये पूरा चेन, अगर मैं इसका नेचर देखना चाहूँगा, ठीक है, इसका नेचर, तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो मीडियम है या इसका जो नेचर है वो है नॉन होमोजीनियस। वो होमोजीनियस नहीं है। क्यों होमोजीनियस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है, फिर चेन है, मतलब ये बीच में स्प्रिंग है, फिर पार्टिकल है, फिर स्प्रिंग, फिर पार्टिकल स्प्रिंग, पार्टिकल स्प्रिंग, यानी यहाँ पे कहीं पे एटम है तो बीच में गैप, एटम फिर गैप। इसको मैं होमोजीनियस नहीं कहूँगा, इट इज़ नॉन होमोजीनियस। समझ में आया? और आपने सुना होगा ना फोर्स कांस्टेंट, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस तरह से स्प्रिंग का भी जो स्ट्रेंथ रहता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी इसमें कितना स्ट्रेच बर्दाश्त कर सकता है और इसमें कितनी एनर्जी लगती है इसको स्ट्रेच करने के लिए, दैट इज डिनोटेड बाय दिस बीटा। बीटा स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। ए क्या है? लैटिस पीरियोडिसिटी, यानी बॉन्ड लेंथ जिसे आप कहते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या टू बॉल्स। क्लियर? अब ये जो चेन बनाया मैंने, सपोज इस चेन का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो मैंने बताया वो है x के बराबर। किसके बराबर है? x। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये x जो लेंथ होगा ये बराबर होगा, ये जो a है ना, जितने भी a है उन सब का समेशन, या मैं ऐसा कहूँगा इट इज़ n टाइम्स a, n टाइम्स a के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे x इज इक्वल टू n a। क्लियर? आपको याद रखना है इसका मास, पीरियोडिसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक तो समझ में आया? ये था आपके पास में मॉडल, राइट। अब इस मॉडल में आपको मैंने ये भी बताया कि दीज आर वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक। दूसरा बताया कि ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक। और ये और एक चीज़ बताऊंगा मैं इसमें, ये जो एटम्स हैं जब इसमें वाइब्रेशन होगी, जब हम इसमें एनर्जी देंगे, वाइब्रेशन देंगे, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। सपोज इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, इसे मैं कहूँगा एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, ये वाई या जेड एक्सिस पे मूव नहीं करेंगे, या वाई या जेड एक्सिस की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? वो ये होगी, इन्हें पैरेलल टू दिस प्लेन, पैरेलल टू दिस चेन, यानी इनका जो वाइब्रेशन होगा, इनका जो मोशन होगा, वो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने ये चेन बनाया, यानी चेन के पैरेलल ये मोशन भी चलेगा पार्टिकल्स का। इतना तो आसान है ना। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
atoms move in only one direction, that is parallel to the chain। इतना क्लियर है। और एक बात याद रखना है आपको, जब ये आपस में जब ये वाइब्रेट करेंगी यानी जब ये मोशन दिखाएंगी उस टाइम पे हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम ये मॉडल बना रहे हैं ना, हम ये कंसिडर करेंगे कि सिर्फ नियरेस्ट एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। नियरेस्ट मतलब ये एटम इससे या ये एटम इससे इंटरेक्ट कर सकता है, यानी या तो दाएं वाले से इंटरेक्ट करेगा या फिर बाएं वाले एटम से इंटरेक्ट करेगा। सपोज इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं डैश कर रहा हूँ, ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, इससे इंटरेक्ट कर सकता है, इससे और इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से ये एटम इससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा, बाकियों से इंटरेक्ट नहीं करेगा। यानी हर एक एटम सिर्फ अपने दाएं वाले और अपने बाएं वाले एटम के साथ में इंटरेक्ट करेगा। समझ में है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस उनको मैं बोलूँगा कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, द फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब इस मॉडल में हम वाइब्रेशंस देखेंगे कैसे होंगी, लेटिस वाइब्रेशंस। उसके बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उनकी एनर्जी देखेंगे और थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखेंगे। ठीक है। अगर मैं सबसे सिंपल, इससे भी सिंपल मॉडल बनाना चाहूँ तो मैं वही वन डायमेंशनल चेन लूँगा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ 3 एटम्स लूँगा। एक ये वाला एटम या एक ये वाला बॉल और उसके दाएं वाला बॉल और बाएं वाला बॉल, क्योंकि हर एक चेन में हम कंसिडर करते हैं, यानी इस चेन में हम ये कंसिडर करते हैं कि हर एक एटम अपने नियरेस्ट नेबर से, सिर्फ नियरेस्ट नेबर से इंटरेक्ट कर सकता है, यानी शॉर्ट रेंज फोर्सेज है ये। ठीक। अब इसकी पोजीशन मान लो ये है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। इस वाले एटम पे मैं नज़र रखूँगा। इस एटम को बोल रहा हूँ मैं nth एटम। क्या लिख रहा हूँ मैं? nth एटम। अब इसके दाएं साइड में जो है आगे, इसके आगे यानी x डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना और इसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रही है, तो मैं बोलूँगा इसके आगे जो होगा वो n+1 यानी सेकंड एटम होगा, और इसके पीछे जो एटम होगा वो होगा n-1 यानी इससे एक स्टेप पीछे। समझ में आया? शाबाश। अब मान लो हमने किसी तरह से इसमें मैकेनिकल एनर्जी दे दी, मैकेनिकल वेव दे दी, यानी हमने एक फोनॉन दे दिया। क्या दिया? फोनॉन। वो तो समझ में आ गया, यानी मैकेनिकल वाइब्रेशन दे दी हमने। समझ में आया? तो वाइब्रेशन किस तरह होगी? देखो, ये इतना डिस्प्लेस होगा, इतना मान लीजिए यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ ये, इसी तरह से ये भी डिस्प्लेस होगा, अब ये भी डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब जो नई पोजीशन होगी इस एटम की वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे इस जगह। इस एटम की नई पोजीशन यहाँ पे होगी, इसकी यहाँ पे होगी। क्लियर? समझ में आया ना? हमने फोर्स दिया, मैकेनिकल एनर्जी दे दी, मैकेनिकल फोर्स दिया, यानी फोनॉन दिया। तो फोनॉन जो है, मैंने ये कहा था कि वो क्वांटम ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी है, यानी जब भी कोई क्रिस्टल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो वो फोनॉन की सूरत में ही करता है, और जब वो इमिट करता तब वो फोनॉन की सूरत में ही इमिट करता है। अब हमने इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी दे दी, सपोज एक फोनॉन दे दिया, इसमें भी वाइब्रेशन आएगा, इसमें भी, इसमें भी, यानी ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा, या मैं बोलूँगा ये भी ऑसिलेट होगा, ये भी ऑसिलेट होगा, ये भी ऑसिलेट होगा। अब यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूँगा मैं, सपोज वो है UN। N स्टैंड्स फॉर nth एटम एंड U स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट या ऑसिलेशन। समझ में आया? इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है ऑसिलेशन, राइट। और ये भी डिस्प्लेस करेगा, ये कितना डिस्प्लेस होगा? ये होगा ये वाला जो डिस्प्लेस होगा, ये होगा UN+1, यानी n+1 वाले एटम का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? UN-1 का डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आया? बात समझ में आ रही है? शाबाश। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। देखो, ये फोर्स जो है डायरेक्ट फोर्स है। जब हम एक स्प्रिंग पे रेस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं
तो हमें मालूम है हुक्स लॉ कहता है, मैं रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ अभी। हुक्स लॉ आपको मालूम है, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि रेस्टोरिंग फोर्स रहता है बराबर, यानी वापस खींचने वाला फोर्स वो बराबर रहता है माइनस के, यानी फोर्स कांस्टेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। लेकिन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट अलग है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के बदले में लिखते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट बी, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम यू से, ये लिखते हैं ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो फोर्स है ना, इट इज़ रेस्टोरिंग फोर्स, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स जो है रेस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए लगा रहे हैं। यानी यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और ऑसिलेशन का डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे उल्टा रहता है। लेकिन हम इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमें सिर्फ फोर्स अप्लाई करना है, बाकी हम देखेंगे। देखो क्या होता है, मैं देखूंगा पहले फोर्स देखूंगा टू राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा। मेरी बात समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ राइट डायरेक्शन में। देखो ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला ये आगे डिस्प्लेस हो रहा है, इसके मुकाबले में ये डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है? ये इतना UN+1 हो रहा है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इससे पहले यहाँ से इतना दूर था, क्लियर, लेकिन अब ये इतना दूर हो गया, क्लियर। तो मैं लिखूँगा इसको फोर्स कांस्टेंट, यानी इसके जो राइट वर्ड्स जो फोर्स है वो बराबर आएगा फोर्स कांस्टेंट, लेकिन साइन रखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, जबकि रेस्टोरिंग फोर्स में वापस खींचने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक। तो इतना याद रख लेना, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगाया। और बोलूँगा इनटू क्या करूँगा मैं, डिस्प्लेसमेंट UN+1, क्योंकि ये राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना। शाबाश, अब ये यहाँ तक आ गया, ये इधर आ रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ इतना डिस्प्लेस हो गया, लेकिन उसी दौरान ये भी डिस्प्लेस हो गया। तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए था, लेकिन जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये जो ये वाला इतनी जो डिस्टेंस है वो कम हो रही, क्योंकि ये भी इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। समझ में ना, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना वो इतना ही रहेगा। तो मैं बोलूँगा फिर -UN, राइट। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था बेचारे का, उसमें से इसने आधा कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये इसके पीछे पीछे गया, तो इनके बीच में दूरी बड़ी नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं, क्लियर। अब मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी वापस की तरफ, उसको मैं लिखूँगा फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट FL। वो किसके बराबर आएगा? लेफ़्ट साइड में जो फोर्स है, लेफ़्ट साइड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके बराबर आएगा, वो देखेंगे हम। देखो, लेफ्ट वाले पार्टिकल से ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रही है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था इतना, यहाँ से लेके इतना यहाँ तक, ठीक है। या मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, इतना डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेस हो रहा है ना। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे जो फोर्स है वो बराबर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग कितनी मजबूत है, इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। लेफ्ट वाले से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ UN, इतना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन लेफ्ट वाला इसके साथ साथ इधर आ रहा है, देखो ये भी इधर आ रहा है, देख यहाँ है ना, यहाँ तक आ रहा है। तो इसका मतलब हम तो बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है। समझ में आया? तो मैं फिर ये वाला जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं करूँगा -UN-1, ठीक है। याद रखना ये N+1 और N-1
ये सिर्फ पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल का पोजीशन है वो बता रहा है, आपको इसे प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस माइनस इसको बिल्कुल नहीं करना है, ये सिर्फ इनका डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन बता रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल, ये क्या है, अच्छा ये पुराने, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फोर्स कितना होगा, मैं बोलूँगा एफ टोटल, यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ टोटल। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं हम, आगे वाली डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलूँगा, वो बराबर होना चाहिए फोर्स टुवर्ड्स राइट माइनस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट, ये है अपना टोटल फोर्स, राइट, जो इस चेन पे लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इधर मैं लिखूँगा फिर टोटल फोर्स जो है एफ टोटल बराबर आएगा, इधर ध्यान रखना, एफ राइट किसके बराबर है, वो है बीटा यू एन, ठीक है, यू एन प्लस 1 माइनस यू एन, इसी के बराबर है, शाबाश। इसको लगाएंगे लॉन्ग ब्रैकेट, यहाँ पे मेरा मैथ ऐसा ही है, वो ब्रैकेट का आपको समझ में आता है, वो आप देख लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट वाला फोर्स किसके बराबर है, वो बराबर आएगा माइनस बीटा, क्योंकि माइनस साइन है, बीटा यू एन माइनस 1। फिर से याद दिलाऊंगा मैं, ये n प्लस 1 और n माइनस 1, ये आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करेंगे, ये याद रख लेना, ये सिर्फ सिंबलाइज कर दे, इसको हम सिंबल देते हैं इसलिए कि ये फॉरवर्ड है un से कि ये पीछे, यानी आगे है कि पीछे, n प्लस 1 मतलब इससे आगे है, n माइनस 1 मतलब इससे पीछे, समझ में आया। अब इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करो, हल करो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ ऐसे, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा मैं बीटा इंटू यू एन प्लस 1 राइट माइनस यू एन, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस बीटा, माइनस इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं बीटा इंटू यू एन, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, बीटा यू एन, ये माइनस आएगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे, यह आएगा माइनस यू एन, ठीक, यह आएगा प्लस यू एन माइनस 1, ठीक, ये समझ में आया, शाबाश। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर बीटा निकालो कॉमन, ये हो गया कॉमन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, बीटा निकालो कॉमन, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा ये यू एन प्लस 1 माइनस यू एन, ठीक, बीटा तो यहाँ आ गया, फिर आएगा माइनस इंटू यू एन माइनस यू एन, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस यू एन माइनस 1। ये मैथ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, बीटा कॉमन है, यहाँ पे आएगा यू एन प्लस 1 प्लस है, यू एन माइनस 1 ये भी प्लस है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यू एन प्लस 1 प्लस यू एन माइनस 1, ठीक है, ये दोनों माइनस है, मैं लिखूँगा माइनस 2un, चलेगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन, इससे आप फोर्स निकाल सकते हैं, क्लासिकल इक्वेशन आ गई है, क्लासिकल, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आने के बाद में अगर आप लोगों को वेव इक्वेशंस आती है, यानी वेव इक्वेशंस जो रहती है वो आती है, तो आप वो वेव इक्वेशंस इसमें अप्लाई करके जो सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आपको वो निकाल सकते हैं। जिसको मैथ्स आता वो करेगा, जिसको मैथ्स नहीं आता वो मेरे साथ चले। इसको नाम रखूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1,
ठीक, यहाँ तक आ गया फोर्स। फोर्स निकालने के बाद में हम इस पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, कौन सी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी आप ऑसिलेटर देखेंगे आप। ठीक है, चलो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा और बताता हूँ मैं इसके बारे में। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं ताकि वेव इक्वेशन आपकी इजी हो जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स बराबर रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मास जो है यहाँ पे हमने रखा था m। ठीक, तो एक्सेलरेशन को दिखाते आप डी स्क्वायर UN, UN मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर या टाइम स्क्वायर, यह आ गया आपका फोर्स इसके बराबर। अब अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ तो ये इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी m डी स्क्वायर UN, राइट, फोर्स की जगह ये लिख देता हूँ, डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, वो बराबर आएगा, परेशान नहीं होना है, बस सिंपली इतना याद रखना, बीटा UN +1 प्लस UN -1 माइनस 2UN, ये याद रहेगा, ये बहुत आसान, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये मैथ्स वालों के लिए मैंने निकाला, मैथ्स वाले आगे इस पे वेव इक्वेशन लगा के इसका सलूशन निकाल सकते। तो हम आएंगे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे। देखो फ्रीक्वेंसी पे कैसे आएंगे, इस इक्वेशन का जो सलूशन है, सलूशन मैं लिखूंगा ऐसे डायरेक्ट, सलूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सलूशन ऑफ इक्वेशन 2। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, मैथमेटिक्स वालों के लिए थोड़ा सा 8-10 स्टेप्स मैथमेटिक्स करके आपको जो सलूशन आने वाला है वो सलूशन इस तरह है, m यानी मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन आपको मैं पहले समझाता हूँ ये क्या है। देखो m का मतलब है मास, और ओमेगा जो है अगर आपने पहले वाले लेक्चर से पढ़ा होगा तो ये है एंगुलर, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। बीटा क्या है, बीटा है फोर्स कांस्टेंट, ठीक, और के क्या है, के यहाँ पे के जो ये एक्चुअली कैपिटल के है, इसको मैं कहूँगा ये है वेव वेक्टर, यानी जो हम वेव नंबर के बदले में लगाते हैं, या बोलते हैं इसको हम प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर। अगर आपको ये समझ में यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा तो आप पहले फोनॉन जो है ना वो देखो, फोनॉन वाला लेक्चर देखो पहले, उसके बाद में। और ए हमें मालूम है, ए इज़ पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, या मैं बोल सकता हूँ इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स और 2 स्फीयर्स, राइट। और साइन क्या है, साइन आपको मालूम है, साइन कॉस वगैरह। यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा इस इक्वेशन को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर से लिखूँगा मैं इसको। ये m ले जाऊँगा मैं इस साइड में, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4b, 4b नहीं है बीटा है, ठीक है, यानी फोर्स कांस्टेंट, डिवाइड बाय लिखेंगे m, राइट। ये m जो इधर आया, यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर के ए डिवाइड बाई 2। यहाँ तक समझ में आया, शाबाश। ये इक्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर क्लियर है, ये आपको ये इक्वेशन याद रखनी, ये इक्वेशन, उधर तो आपने देख लिया क्या करना है, ठीक है। अब और सिंपल सा मैथ करेंगे, सिंपल सा मैथ।
यहाँ पे अगर ये स्क्वायर आप इस साइड में ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 4 बीटा, राइट, और यहाँ पे बनेगा m, क्लियर। ये साइन स्क्वायर ka/2 का जो रूट आएगा वो बराबर आएगा साइन, स्क्वायर रूट कट है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, बाहर लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसको साइन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, मैं लिखूँगा ka/2 इसके साथ में, लेकिन है ना, ये मैंने बाहर क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर और जो रूट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में एक ख़ास बात ये, इससे आप एक ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ, जिस ग्राफ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लियर। अब ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। कौन सा ग्राफ? देखो, अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन के एंड दिस, के जो है वो है वेव वेक्टर और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का जिस तरह आप ग्राफ निकालते हैं ना, उस तरह का ग्राफ अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। यानी अगर आप के वर्सेस ओमेगा इस इक्वेशन में ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। किस तरह आएगा? आपको ये है सपोज ओमेगा, राइट, और ये है के मतलब वेव वेक्टर। तो आपको ग्राफ इस तरह मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि ये वेव क्यों बन रही, क्योंकि ये साइन है, साइन मतलब यहाँ पे साइनसोइडल ग्राफ मिलेगा आपको, यानी ऊपर नीचे दोनों, ठीक। इसका मतलब इसमें ये जो ग्राफ आ रहा है ये माइनस भी आ रहा और प्लस भी आ रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं हो सकती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे प्लस माइनस आता है यहाँ से, लेकिन ये कभी माइनस नहीं हो सकती, ओनली पॉजिटिव हो सकता है, ओनली प्लस हो सकता है। तो उस सूरत में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस के बदले में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा डिवाइड बाय m, राइट, साइन के ए डिवाइड बाई 2, राइट। समझ में आया? अब देखो, ये मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें, ये और ये वेरी होता है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है वेव वेक्टर, जबकि ए डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ये तो फिक्स है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो, और बी जो है फोर्स कांस्टेंट, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं, वो भी फिक्स रहता है, मास ऑफ एटम इज फिक्स। वेरी क्या होता है, ये और ये। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन कौन सा ग्राफ? पॉजिटिव ग्राफ। तो पॉजिटिव ग्राफ का मतलब ये जो है, ये साइन ka/2 ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसको हम रखेंगे मॉड में, क्या रखेंगे, मॉड में। तो उस सूरत में ग्राफ किस तरह आएगा? तो उस सूरत में ग्राफ इस तरह आना चाहिए, यही ग्राफ बनाऊंगा मैं। उस सूरत में ग्राफ आना चाहिए ओमेगा वर्सेस के का जो ग्राफ है वो हमेशा इस तरह आना चाहिए। यहाँ पे ये जैसे ये आ गया, इसके बदले में उधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आएगा। तो नहीं, ये वेव जो बनेगा ये पॉजिटिव वेव बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करूँगा, थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हम अगर के, ये याद रखना, के को अगर हम छोटा कर देंगे, मैं ऐसा कहूँगा लिमिट के टेंड्स टू 0, यानी वेव नंबर जो या वेव वेक्टर जो है वो छोटा हो रहा है, उस सूरत में क्या होगा, ये याद रखना, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। उस सूरत में साइन मैं बोलूँगा के ए डिवाइड बाय 2, यहाँ का जो साइन है ना ये कट जाएगा, ये बराबर बनेगा, ये ऑलमोस्ट बराबर है किसके, के a/2 के, ये याद रखना। यानी व्हेन
दिस वेव नंबर डिक्रीजेस, वेव नंबर डिक्रीजेस, तो उस वक्त साइन के बाई 2 जो है वो, यानी ये छोटा हो रहा ना, तो वो ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है, के बाई 2 के बराबर। तो फिर मैं ये इक्वेशन, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू, या मैं अलग कलर से लिखूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू √4 बीटा डिवाइड बाई एम, राइट। यहाँ पे लिखूँगा मैं के ए, कैपिटल के ए डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन का जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन कौन से लिमिट की का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, के टेंड्स टू 0, क्लियर, यानी के छोटा है, बहुत छोटा है। जब के छोटा होता है, कम होता है, तो याद रखना उस वक्त जो वेव लेंथ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वेव नंबर, ये वेव नंबर का रिड्यूस्ड वेव नंबर बोल सकता हूँ मैं इसको, वेव नंबर का अल्टरनेटिव है ना, ये वेव नंबर के बदले में यूज़ करते हैं। वेव नंबर बराबर रहता है 1/λ, इतना याद है आपको। तो इसका मतलब ये अगर बड़ा होगा ये छोटा हो जाएगा, इस तरह से ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। के जो है वो वेव नंबर यानी म्यू बार के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं, इतना याद रख लेना। मैं सिंपल बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, अब यहाँ पे देखो, दिस इज कांस्टेंट, दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, ये तो फोर्स कांस्टेंट है ही, ए जो है डिस्टेंस है ये भी फिक्स रहती है। अब यहाँ पे वेरी क्या होता है, वेरी होता है यहाँ पे ये और ये, तो फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इसका जो ये जो इक्वेशन है इसकी, ये ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √4 बीटा डिवाइड बाई एम, राइट, इंटू ए डिवाइड बाई 2 और ये के। अब ग्राफ है दिस और दिस के बीच में, ये तो कांस्टेंट, ये पूरा क्या है कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब आपने ये तो सुना होगा, अगर हम x और y के दरमियान ग्राफ लेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ जो है ना ऐसे लीनियर ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। अगर हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों के दरमियान ग्राफ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये मान लो, इससे बताऊंगा मैं, ये है W, मतलब W नहीं ओमेगा, सॉरी ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लेंगे हम K, यहाँ पे K लेंगे, यहाँ पे K किसके बराबर, इस जगह पे ये K इक्वल टू 0 है, यानी बिल्कुल 0। जब 0 के नज़दीक होगा K, मतलब K जब छोटा होगा, तो उस टाइम पे जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। क्या आएगा, लीनियर ग्राफ। क्लियर। क्यों लीनियर आएगा, क्योंकि जब K छोटा हो जाता है, व्हेन K टेंड्स टू 0, तो साइन के ए उस वक्त K बाई ए के बराबर बन जाता। उस वक्त ऐसे साइनोसाइडल वेव नहीं बनेगी, यानी उस वक्त कर्व नहीं आएगी, उस वक्त ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। लेकिन जब K बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, राइट। इसी तरह से ये तो हो गया 0। अब इस तरह से 0 से हम जाएंगे इधर, इस साइड में भी यही ग्राफ बनेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे जो K है वो है मैक्सिमम। क्या है, K मैक्सिमम। इस पॉइंट पे K मैक्सिमम है, और इसके बाद में यहाँ पे ये कर्व बन रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि K जब बड़ा होगा तो साइन के ए बाई 2 के के बराबर नहीं रहेगा, बल्कि साइन इसमें मौजूद रहेगा। जब तक K छोटा है साइन मौजूद नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो। लेकिन K जब बड़ा हो गया तो साइन आ ही जाता है। अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ मतलब ये रीजन जहाँ तक ये स्टीप रहता है ऐसे, ठीक, जहाँ तक ये लीनियर ग्राफ बन जाता है, इस रीजन को बोलते हैं हम फर्स्ट BZ। क्या बोलते हैं, फर्स्ट BZ, मतलब पहला ब्रिलियन जोन,
ठीक, समझ में आया। और यहाँ पे के मैक्सिमम होगा, यहाँ पे के मैक्सिमम होगा, या मैं बोलूँगा यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है। क्लियर, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ लीनियर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। यहाँ तक ठीक आया, यानी ये लीनियर ग्राफ बन रहा है जब तक के छोटा है, तो साइन का कोई यहाँ पे वजूद नहीं। जब के बड़ा हो जाता है, यानी के जब बढ़ गया, तो उस समय क्या होता है, उस समय साइन ज़ीरो नहीं होता। तो हमारी वो इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन, ये वापस हमें उसी फॉर्म में मिलती। कौन से फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, √4 बीटा डिवाइड बाय m, ठीक, और यहाँ पे मिलेगा हमको साइन के ए डिवाइड बाई 2, राइट। इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन, डिस्पर्शन रिलेशन। ये डिस्पर्शन रिलेशन क्यों कहते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे आपने देखा कि जब के छोटा है, के जब छोटा है तो साइन का कोई मतलब रोल नहीं होता, उस समय हमें लीनियर वेव मिल जाती है। लेकिन जो ही साइन बड़ा हो जाता है तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है। ये है, सपोज़ इसको हटा देते हैं, अब ये हो गया काम इसका। अब हम इससे काम लेते हैं। ये है ओमेगा और ये है यहाँ पे हमारे पास में के। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा पहले ऐसे लीनियर, उसके बाद में वापस ऐसे झुकेगा। इस तरह से यहाँ पे भी लीनियर पहले, उसके बाद में यहाँ ऐसे आएगा। अब ये तो सिमेट्रिकल नहीं बन गया, लेकिन आप सिमेट्रिकल ही बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट तक, यहाँ पे ओमेगा सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ पे ओमेगा ज़ीरो है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। यहाँ पे ओमेगा कितना है, यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम, मैं बोलूँगा यहाँ पे इस पॉइंट पे ओमेगा मैक्सिमम है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ओमेगा मैक्सिमम है। इतना तो ध्यान में है आपको, इतना तो याद रहेगा आपको। अब ओमेगा मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। साइन मैक्सिमम कब होगा, साइन मैक्सिमम कब होगा, साइन के दो वैल्यूज आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका आता है 1 और मिनिमम वैल्यू आता है 0। साइन मैक्स जो है, साइन मैक्स वो बराबर रहता है 1 के। और साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये साइन 90 डिग्री होगा, तभी 1 बन जाएगा। और साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। या मैं बोल सकता हूँ ऐसा, साइन 90 के बदले में लिखूंगा मैं पाई, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 जब आएगा, साइन पाई बाई 2 जब 1 के बराबर आएगा तब ये मैक्सिमम होगा। क्लियर, समझ में आया ना। तो ये अगर इतना पूरा जो साइन के ए बाई 2 ये अगर 1 के बराबर आया तो इसकी रिलेशन क्या बन जाएगी, ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। व्हेन साइन मैक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब ये 1 बन गया पूरा, तो W किसके बराबर बनेगा, यानी सॉरी ओमेगा किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा √4 बीटा डिवाइड बाय m। समझ में आया, डिवाइड बाय m। क्लियर। तो इसका मतलब ओमेगा जो है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आता है, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम आता है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, जब साइन 1 के बराबर आता है, यानी साइन थीटा जो है वो 1 के बराबर आता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना। तो मैक्सिमम कब होगा, ये तब होगा जब ओमेगा बराबर आएगा
4 बीटा डिवाइड बाई एम के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम। अब देखेंगे डब्ल्यू मिनिमम कब है। मिनिमम यहाँ पे है, यानी जहाँ पे के इक्वल टू 0 है, तो के 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 पे ये मिनिमम है। क्लियर? यानी साइन का वैल्यू जब यहाँ पे पूरा 0 आता है तो ऑल दिस बिकम्स इक्वल टू 0, तो ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कब है? जब साइन थीटा यानी साइन के ए बाई 2 जो है वो 1 के बराबर आता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, साइन के ए बाई 2 अगर 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब के ए बाई 2 जो है वो 90 डिग्री है। यह मैं बताऊंगा कि ये पाई बाई 2 के बराबर होगा फिर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फिर के ए जो है वो किसके बराबर, के ए बाई 2 किसके बराबर है? वो बराबर है पाई बाई 2 के बराबर। यही है ना, बहुत आसान है। अब 2 और 2 कैंसिल, तो के किसके बराबर है? के बराबर है पाई बाई ए के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे के कितना होगा? के बराबर होगा पाई डिवाइड बाई ए। इस तरह से यहाँ पे ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन में पाई बाई ए, राइट। फिर ये जो है ये पॉइंट, ये पाई बाई ए है, ये होगा फिर जब वापस मिलता है यहाँ पे ये होगा 2 पाई बाई ए, और ये होगा यहाँ पे -2 पाई बाई ए, राइट। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका दूसरा मतलब भी समझाता हूँ मैं आपको। इसको बनाया हमने ऐसे, ये याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेड कलर से बनाऊंगा मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आती है ना, यानी -पाई बाई ए से +पाई बाई ए, ये जो के आता है, ये जो के आता है इसको बोलते हैं फर्स्ट BZ। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ब्रिलियन जोन। उसके बाद में ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये है -2 पाई बाई ए +2 पाई बाई ए से ले तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आता है, यहाँ पे के -2 पाई बाई ए से लेके +2 पाई बाई ए तक, इसको हम बोलते हैं सेकंड ब्रिलियन जोन, सेकंड BZ। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स अच्छी तरह से सुने होंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश, ये होगा हमारा मसला हल। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिनिश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर आपको याद दिलाऊं, ये जो रिलेशन है ना, ये डिस्पर्शन रिलेशन है, और डिस्पर्शन रिलेशन से ही हमें पता चल जाता है कि के कब मैक्सिमम है, के का वैल्यू कौन से कहाँ तक है, और ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। ये हमको इससे पता चल जाता है। आपको ये रिलेशन जो है ना, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब ये पूरा 1 के बराबर होगा। मिनिमम कब होगा? जब ये पूरा 0 के बराबर होगा। क्लियर? तो जब मैक्सिमम होगा तो ओमेगा किसके बराबर है? √4 बीटा बाई एम के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। अब देखो, जब ये के जो ना ऐसे लीनियर आता है ना, लीनियर, जहाँ तक के लीनियर आता है, या जिस मीडियम में के लीनियर आता है उस मीडियम को बोलते हैं कि ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। जैसे यहाँ पे लीनियर आ गया, या मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर मैं ओमेगा डिवाइड या ओमेगा वर्सेस के का ग्राफ ले लूँ, और मुझे ग्राफ इस तरह आता है एक मीडियम में, एक सॉलिड में, एक मीडियम में, या सॉलिड बोलूँगा मैं, एक क्रिस्टल में, अगर मैं ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेव वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर का ग्राफ लेता हूँ और वो लीनियर आता है, ऐसे लीनियर, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। क्या है? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर? तो ये हमें डिस्पर्शन रिलेशन से पता चल जाता है। और अगर मुझे यही ग्राफ इस तरह आता है, यानी
डब्ल्यू वर्सेस के का जो ग्राफ है, अगर ये इस तरह आता है या इस तरह आता है, समझ में है ना, तो इसका मतलब ये जो मीडियम है ये डिस्पर्सिव मीडियम है, डिस्पर्सिव मीडियम। या मैं इस तरह बताऊंगा आपको, देखो के जब छोटा होगा, के जब छोटा होगा, कम होगा, जब के इज स्मॉल, तो ग्राफ आता है लीनियर, ठीक, लीनियर ग्राफ आता है। के छोटा होने का मतलब क्या है कि वेव लेंथ ज़्यादा है। वेव लेंथ ज़्यादा मतलब ये इतना ज़्यादा है कि ये एटॉमिक डिस्टेंस से, एटॉमिक दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होता। क्लियर। लेकिन जब के बड़ा होता है, जब के बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे के बड़ा हो गया, यानी के बढ़ गया, जब के ज़्यादा हो जाता है तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। अगर ये वेवलेंथ एटॉमिक डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, मतलब उतना उस रेंज में आ गई, एटॉमिक डिस्टेंस जो रहता है दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी बॉन्ड लेंथ, उस रेंज में आ गई, फिर यहाँ पे डिस्पर्शन होगा। क्या होगा? डिस्पर्शन, यानी फोनॉन डिस्पर्शन। मैं फोनॉन्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फोनॉन डिस्पर्शन होगा। तो फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, तो इसको मैं बोलूँगा ये है डिस्पर्सिव। क्लियर। अब ये जो W/K जो है ये हमें देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। जिस तरह हम लिखते हैं ना फ्रीक्वेंसी बाय वेव नंबर, वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक, उसी तरह से ये भी वेलोसिटी देता है। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी देता है? ये देता है हमें फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी यानी एक फोनॉन वेव की जो वेलोसिटी है वो देता है ये। क्लियर। अब अगर हम यही रिलेशन लिखेंगे ऐसे, dW/dK यानी स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद स्मॉल चेंज इन वेव वेक्टर, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, VG। यानी बहुत सारी वेव्स का जो एक साथ वेलोसिटी आती है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक याद रखो। क्लियर। चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।